दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेश कर दिया है। जी हां, कोरोना महामारी के चलते इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जी हां, बजट में निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं। हेल्थ, रेलवे, इंश्योरेंस, LIC सहित कई अन्य चीजों को लेकर कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। आम जनता यही जानना चाहती है कि बजट के बाद क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हो गया है। जी हां, तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के बजट से पहले लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका। निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में कोई भी राहत नहीं दी है। जी हां, बजट के बाद मोबाइल फोन, मोबाइल के चार्जर, गाड़ियों के पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉटन, सोलर इन्वर्टर, शराब, जूते, सूती कपड़े, सेब, काबुली चना, यूरिया, DAP खाद, चना दाल, पेट्रोल, डीजल, ऑटो पार्ट जैसी कई चीजें महंगी हो गई है। जबकि सोना, चांदी, तांबे का सामान, चमड़े का जूता, नायलॉन, पेंट और स्टील के सामान सस्ते हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार का बजट टेब के माध्यम से पेश किया है। जी हां, बजट में टैक्स को लेकर कई बदलाव किए हुए हैं। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में कोई भी राहत देने का काम नहीं किया है। जी हां, कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जबकि स्टील की चीजों पर कस्टम ड्यूटी कम हुई है। मोबाइल फोन के कुछ पार्ट के लिए 2.5% ड्यूटी वसूली जाएगी। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर सुपौल जिले से सामने आ रही है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, इतना ही नहीं, अपराधियों ने कैश की सुरक्षा में तैनात गार्ड को मारकर घायल भी कर दिया। जी हां, इधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। अस्पताल में लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। दोस्तों राजधानी पटना के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रों ने शिक्षक को बेरहमी से पीटा है। यह पूरा वाकया स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। जी हां, वीडियो फुटेज में कुछ लड़के एक टीचर को बांस बल्ले से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको हम वीडियो नहीं दिखा रहे बल्कि फोटो दिखा रहे हैं। जी हां, पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है। मामला राजधानी पटना के राजीव नगर थाना इलाके की है, जहां इंस्पायर्ड पब्लिक स्कूल में कुछ छात्रों ने शिक्षकों को ही पीट डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ भी की। जब ये पूरी घटना स्कूल परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। जहां इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि किसी बात को लेकर छात्र छात्राओं के बीच विवाद हुआ। उसी को समझाने के लेकर कुछ परिजन आए थे। इस दौरान वे हिंसक हो गए और वहां मौजूद छात्रों ने शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2021-22 पेश करते ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी आम बजट को किसान, युवा और जन विरोधी बताया है। उन्होंने बजट पर कहा है कि कोरोना के बाद बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश इस बजट में कहीं से भी दिखाई नहीं देती है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बजट में बिहार का कोई भी जिक्र नहीं है, जिससे लोग काफी मायूस है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस बार के बजट का फोकस किसानों पर होना चाहिए था, जैसा नहीं हुआ। जी इतना ही नहीं, पूरे बजट में कहीं भी बिहार का जिक्र ही नहीं था। ना तो केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई बात कही है और न ही इस दिशा में किसी विशेष पैकेज का कोई जिक्र हुआ है। जी केंद्र के इस रवैये से बिहार के लोग काफी मायूस हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस बजट से नौकरी की आस में बैठे लोगों में भी मायूसी देखने को मिली है। उन्होंने बजट को दिशाहीन और असंतुलित बताया और कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। जी इस दौरान 1 घंटे 48 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 बार किसानों का जिक्र किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी खास ऐलान नहीं होने के बाद विपक्षी अब मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। RJD नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। तेजस्वी यादव ने कृषि कानून को लेकर कहा है कि सरकार किसानों को भिखारी बना दिया है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूनिट बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2022 से किसान की आय दुगुनी कर दी जाएगी, लेकिन 2020 में ही कृषि कानून बनाकर किसानों को भिखारी बना रही है। बिहार को इतने दिनों में इस डबल इंजन की सरकार ने आखिरकार क्या दिया है?
दोस्तों सिवान जिले में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। यह ताजा मामला गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के सैदपुरा तिवारी टोला स्थित मंदिर का है। जहां से चोरों ने 200 साल पुराने से भी ज्यादा पुरानी राम सीता और लक्ष्मण की अध धातु की मूर्तियों को चोरी कर ली गई है। जहां स्थानीय लोगों को जैसे ही चोरी की जानकारी मिली तो मंदिर में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों के मुताबिक मंदिर के दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और मूर्तियां अपने स्थान से गायब थी। जिसके बाद जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो इस बात की जानकारी मिली। यह मूर्ति की चोरी घटना की सूचना मिलते ही गोरिया कोठी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था की रुकी रफ्तार को फिर से बढ़ाने को लेकर टैक्स से लेकर रोजगार तक हर मोर्चे पर आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है। जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा है कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। जहां ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है जिस पर देश की नजर है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। जी वित्त मंत्री ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। दोस्तों बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित इंटर परीक्षा कल से शुरू हो गई है। जहां विज्ञान और कला संकाय की परीक्षाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। कोरोना काल में परीक्षा लेने वाला बिहार बोर्ड पहला शिक्षा बोर्ड बन गया है। जहां बोर्ड ने परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की छूट भी दे दी है। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहां इसके बावजूद भी कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। केंद्र पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजर का प्रबंधन तो किया गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य भर के अंदर 13.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद सियासत तेज हो गई है। जी हां, दोनों नेताओं के साथ जेडीयू के सीनियर नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद थे। वहीं इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और मैं कभी भी अलग अलग नहीं थे। हाँ, बस राजनीतिक रूप से जरूर अलग थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा फिलहाल इस पर क्या बोले। यही नहीं, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि दोनों की मुलाकात अच्छी रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी हमसे दूर नहीं रहे हैं। हाँ, बीच में राजनीतिक दूरियां भले ही हो गई थी। उम्मीद है कि उनके यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से जेडीयू को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सब कब होगा इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का मिलन स्वाभाविक है। राजनीतिक गलियारों से यह भी बात सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, विलय कर लेंगे। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में एक बार फिर से मिडिल क्लास को मायूसी हाथ लगी है। जी हां, इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और न ही निवेश पर छूट की सीमा बढ़ी है, लेकिन कुछ झटके जरूर लगे हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास को दिए इन्हीं जख्मों से सरकार ने किसानों को मरहम लगाने की कोशिश की है। पेट्रोल डीजल और सोने पर सरकार की ओर से एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगाने का प्रस्ताव बजट में पेश किया है। इसके अलावा सोने पर भी 2.5% कृषि सेस लगेगा। दरअसल सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 5.5% कर दिया है। जी इस तरीके से मिडिल क्लास को सोने के आयात पर टैक्स में 5% की राहत मिलने वाली थी, लेकिन इस पर सरकार ने अलग से 2.5% का कृषि सेस लगा दिया है। जी इस तरीके से सोने का कस्टम ड्यूटी में मिली 5% की राहत अब 2.5% ही रह जाएगी, यानी कि फिर बात घुमा फिरा करके वही आ जाएगी। सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के जरिए किसानों को राहत देने की कोशिश की है। मुस्लिम समुदाय भाजपा को वोट नहीं करता है, वैसी सीटें भाजपा को नहीं मिलती है जो मियां यानी कि जहां मियां मुसलमानों के हाथों में है, लेकिन बाकी सीटें हमारी है। ऐसा बयान हम नहीं बल्कि असम सरकार के मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। उनका कहना है कि यह बात वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि वे उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे ताकि जो लोग खुद को मियां मुस्लिम से नहीं जोड़ते हैं उन्हें कमल या फिर हाथी पर वोट करने का मौका मिल सके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मियां
या मुस्लिम हमारे लिए वोट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में और 2014 के लोकसभा चुनाव में हमारे लिए वो वोट नहीं किया। जो भी सीट उनके हाथ में है वहां हमें वोट नहीं मिलेगा, जबकि बाकी सभी सीटें हमारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले प्राइवेट मदरसों में मॉडर्न शिक्षा लागू करने की बात कह चुके हैं। उनकी सरकार असम में सरकारी मदरसों का संचालन बंद कर चुकी है। जहां उनका कहना था कि इनकी सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी फंडेड खर्च नहीं करेगी। इससे पहले असम सरकार 614 मदरसों का संचालन किया करती थी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को भले ही कृषि सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हो, लेकिन दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों को यह पसंद नहीं आया। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया है कि बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया गया है, उल्टे पेट्रो पदार्थ पर कृषि के नाम पर सेस लगा दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट से किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों की पुरानी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर भी कानून नहीं बनाया गया। जहां सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करनी चाहिए। दिल्ली की हदबंदी करके सभी को परेशान किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को कुछ मिला तो वह कर्ज मिला। जमीन का कागज गिरवी रख दो और सरकार से कर्ज ले लो। आपकी जमीन छीनने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार की तरफ से। जी हां, यह राकेश टिकैत ने कहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आपको अगर फसल का भाव मिल जाता है तो फिर गुजारा चल जाता, लेकिन सरकार आपको कर्ज से गुजारा चलाने को बोल रही है। क्या कर्ज लेकर गुजारा चल सकता है? उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कर्जा देकर जमीन छीनने का अभियान चला रखा है। बड़े बड़े घरानों ने सरकार से कह दिया है कि उन्हें कर्जा दे दो, फिर हम जमीन आसानी से ले लेंगे, आसानी से छीन ले लेंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट थकाऊ, पकाऊ, उबाऊ और बिकाऊ है। पेट्रोल पर 2.5 रुपया और डीजल पर 4 रुपया शेष बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन फिर भी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि किए जा रही है। यह देश के मिडिल क्लास की कमर तोड़ने जैसा है। यह बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कही है। यह केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि अब सरकार ऐसे क्या कमाल करने वाली है कि जीडीपी 23.9 से 11% हो जाएगी। इस बजट में ना रोजगार सृजन की बात है, ना शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य की, सिर्फ बेचने की बात कही गई है। पीएसयू, एयरपोर्ट, वेयरहाउस सभी को बेचा जा रहा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइन पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अब किसानों को बिजली सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सरकार की योजना देश से बेचने की है। दोस्तों, बिहार पुलिस में जवानों से लेकर अधिकारियों तक के प्रशिक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। यह कौन सा प्रशिक्षण कहां होगा, यह मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण प्रभाव द्वारा तय किया गया है। जी हां, डीजीपी एसके सिंघल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इसमें पुलिस कर्मियों की बेसिक ट्रेनिंग के साथ प्रोन्नति वाले कोर्स और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर का चयन किया गया है। अब तमाम ट्रेनिंग तय कर दिए गए निर्धारित सेंटरों पर ही होगा। यह भविष्य में होने वाले सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए फिलहाल 9 केंद्र तय किए गए हैं। जी हां, रीजनल ट्रेनिंग सेंटरों के अलावा कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल श्रीमुलता का चयन इसके लिए किया गया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी चल रही है। जी अभी 600 केंद्रों पर टीकाकरण होने जा रहा है। यदि दोगुनी केंद्र बने तो फिर यह संख्या 1200 तक पहुंच सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को कोरोना टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। जी राज्य में 10 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जी राज्य में कुल 4,64,000 स्वास्थ्य कर्मियों का निबंधन कोरोना टीकाकरण के लिए किया गया है। इनमें से अब तक 1,45,239 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए केंद्रों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर कहा है कि कोरोना महामारी और राजस्व संकट में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया। जी ये स्वागत योग्य है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। आम बजट यानी कि वर्ष 2021-22 के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजट ये खर्चे 30,42,000 करोड़ रुपए से अधिक हैं।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बाईपास थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने आज रात 8 बजे पटना सिटी के मर्ची गांव में मुर्गी दाना के गोदाम में छिपाकर रखी गई करीब 4,500 कार्टन शराब जब्त की है। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। विभाग इसे बिहार की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मान रहा है। मौके से 6 लेबर और 2 चालक गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ट्रक समेत 4 वाहन भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए दोनों ट्रकों में शराब की कार्टून भरे थे। ट्रक के अलावा गोदाम भी शराब के कार्टून से भरे हुए देखकर उत्पाद विभाग की टीम चौंक गई। शराब तस्करों से जुड़ी मुख्य आरोपियों की तलाश में उत्पाद और बाईपास थाने की पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार देश की संपत्ति घनिष्ठ मित्र पूंजीपतियों के हाथों में दे देना चाहती है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि जनता के हाथ में कैश देने की बात तो भूल ही जाइए। मोदी सरकार देश की संपत्ति को अपने चंद पूंजीपति मित्रों के हाथों में सौंप देने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश आम बजट की कांग्रेस और फिर अन्य विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की है। बजट के पहले कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र का बजट आवंटन बढ़ाने और फिर 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि रोजगार सृजन के लिए किसानों, मजदूरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम इंटरप्राइजेस सेक्टर को समर्थन दें। जीवन बचाने के लिए हेल्थ केयर परिवेयर बढ़ाइए और सीमाओं की रक्षा के लिए रक्षा बजट भी बढ़ाइए। दोस्तों कल सीएम नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन उनके ऑफिस पहुंचने के कुछ देर बाद ही कार्यालय के बाहर कुछ शिक्षकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना था कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाने पहुंचे थे, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ता और फिर प्रशासन ने उन्हें ऑफिस से बाहर धकेल कर निकाल दिया और उनकी बात तक नहीं सुनी। दरअसल हंगामा कर रहे शिक्षकों का कहना था कि 2003 में लालू प्रसाद यादव की सरकार में उनकी लोक शिक्षक के तौर पर बहाली की गई थी, लेकिन बिना किसी नोटिस के ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आज करीब 10,000 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मदद की आस लेकर कई बार वे मदद लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन लाख आवेदन और पत्र लिखने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार ने आज तक उनसे मुलाकात नहीं की है। दोस्तों एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर हरियाणा में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। एक नेता तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के इन्हेरे के विधायक अभय सिंह चौटाला स्वयं विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में घोषणा करते हुए कहा है कि यदि 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं होते हैं तो वे 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। जिन्होंने अपनी जुबान को निभाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भाजपा नेता पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी छोड़ने के दौरान ही रामपाल माजरा ने जजपा और भाजपा पर जमकर प्रहार किया है। रामपाल माजरा का अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव है। मौका मिलने पर उन्होंने कलायत या फिर उचाना से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। आने वाले समय में इस फैसले का उनके क्षेत्र में काफी प्रभाव रहेगा। अब बलवान सिंह दौलतपुरिया ने भी भाजपा को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बलवान सिंह पूर्व विधायक हैं। इस प्रकार 4 दिन में 3 बड़े नेताओं द्वारा किसानों के समर्थन में पार्टी और फिर पद छोड़ने से साबित होता है कि आने वाले समय में यानी कि आने वाले दिनों में कुछ और इस्तीफे ऐसी पार्टियों से हो सकती है जो खुलकर किसानों के साथ नहीं आ रहे हैं। इस्तीफा देने वाले सभी नेताओं का एक सूर में कहना है कि उन्होंने किसानों के समर्थन में पार्टी को छोड़ा है। इनके अलावा जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री सतपाल गंगवार ने भी किसानों के समर्थन में आने का फैसला ले चुके हैं। तथा उन्होंने कहा है कि वे किसान पहले और फिर उनके लिए राजनीति बाद में है। दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को यानी कि पुराने गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वाहन मालिकों को निजी गाड़ियों को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना होगा। सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। अभी तक इस पॉलिसी के विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और फिर सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां 20 साल पुरानी हो चुकी है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो आपके 20 साल पुराने गाड़ी को रद्दी माल के तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा।
दोस्तों, खेतों में हल चलाने वाले किसानों का एक बेटा फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऑफिसर और दूसरा बेटा लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन चुका है। जी हाँ, बिहार के किसान सत्येंद्र कहते हैं कि जब भी आसमान में किसी लड़ाकू विमान को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा बेटा इस विमान को उड़ाता रहा है। जी, ये कहना है उस पिता का जो खुद तो खेत में हल चलाते हैं लेकिन आज अपना दो बेटे एनडीए में सफलता पाकर ऑफिसर बन चुके हैं। बेटे के इस सफलता को देखकर माता पिता तथा बिहार के मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव जहां खुशी से झूम उठे हैं, वहीं भारत के इन दोनों लाल पर गर्व हो रहा है। जी हां, बिहार के रोहतास जिले के सूर्यापुर प्रखंड में परहड़िया नामक एक गांव है। इस गांव के एक मध्यमवर्गीय किसान हैं सत्येंद्र सिंह और फिर माता पूनम देवी एक गृहिणी है। उनका बेटा विवेक और अमन एनडीए में सफलता पाकर देश के बड़े पदों पर ऑफिसर बन चुके हैं। जी हां, विवेक फ्लाइट लेफ्टिनेंट तो अमन लेफ्टिनेंट ऑफिसर बन चुका है। जी हां, वर्तमान में विवेक पश्चिम बंगाल के हासीमारा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं। विवेक ने वर्ष 2013 में एनडीए प्रवेश परीक्षा में सफलता पाया था, जहां उसका ऑल इंडिया रैंक 21 आया था। वहीं अमन वर्ष 2018 में एनडीए प्रवेश परीक्षा में सफलता पाया। जहां अभी अमन पुणे के खरकवाला में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं। इन दोनों ऑफिसर के गुरु आर के श्रीवास्तव ने बताया कि इनके सफलता का श्रेय इनके मेहनत के साथ साथ इनके माता पिता को जाता है। पिता श्री सत्येंद्र सिंह और माता श्रीमती पूनम देवी की जितनी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम है। विवेक और अमन के माता पिता समाज के लिए रोल मॉडल है। जी हां, आज आर के श्रीवास्तव ने उन्हें सम्मानित किया है और कहा है कि आप जैसे माता पिता राष्ट्र गौरव है। दोस्तों, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने के फैसले पर निशाना साधा है। जी हां, रविवार को ट्वीट करके एक श्रृंखला में हैदराबाद के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विश्वास विवेक से जुड़ा सवाल है, लेकिन अध्यादेश इसे सार्वजनिक मामला बना देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोई भी शख्स पूजा करने का तरीका चुन सकता है, एक ईश्वर, हजार देवता या फिर कोई भी ईश्वर नहीं। कोई भी जन्म की अपनी आस्था को अपने स्वीकार कर सकता है और एक नया विचार अपना सकता है। ये हमारे विचारों की स्वतंत्रता है कि हम किसे माने किसे ना माने। हमारे फेथ में स्वतंत्रता है जो हमें संविधान देता है, लेकिन यह अध्यादेश एक स्वतंत्रता को छीन लेता है। ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है, सेक्शन 2A के मुताबिक अगर मैं इस्लाम के बारे में तकरीर करता हूं तो कानून कहता है कि उस पर भी केस कर दो। साथ ही मेरी बात सुनकर अगर किसी ने कबूल कर लिया तो फिर उस पर भी केस लगवाएंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून में कहा गया है कि राह चलते कोई भी आदमी भी धर्मांतरण को लेकर केस दर्ज करवा सकता है। साथ ही अगर कोई अपना धर्म बदलना चाह रहा है तो उसे जिलाधिकारी को पत्र लिखना होगा। इस पर जिलाधिकारी कहेंगे कि 2 महीने बाद आओ और इसके बाद मामले की जांच की जाएगी। ओवैसी ने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा है कि यह अध्यादेश 2 या फिर 2 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन करने की सामूहिक धर्मांतरण के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि अगर पति पत्नी एक साथ धर्मांतरण करे यानी कि धर्म बदले तो एक अपराध है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब अंबेडकर की एक तस्वीर है जहां बड़े पैमाने पर हिंदू से बौद्ध धर्म अपनाया गया। यह अध्यादेश इसे भी अपराध बताता है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। इस साल के आम बजट में कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। जहां इन्हीं में से एक ऐलान उज्ज्वला योजना के विस्तार का है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना यानी कि उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा और 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार उज्ज्वला योजना के तहत योग्य बीपीएल परिवार को वित्तीय सहायता देती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भी ईंधन की आपूर्ति जारी रखी गई। उन्होंने कहा कि घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करके 100 और फिर जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एक षड्यंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा ताकि बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग में सुविधा प्रदान की जा सकेगी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी से एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि टिकैत भाइयों ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। नरेश और फिर राकेश टिकैत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक
एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। यह टिकैत बंधु यानी कि राकेश टिकैत और फिर नरेश टिकैत ने कहा है कि वे बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत को तैयार है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियों के अध्यक्ष और बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि बीच का रास्ता यह हो सकता है कि भाजपा सरकार अपने शासनकाल में तीनों कानूनों को लागू नहीं करे। वहीं छोटे भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस मुद्दे का एक सम्मानपूर्वक समाधान निकाला जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वे दबाव में किसी बात पर रजामंद नहीं होंगे। दोस्तों, सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। जहां वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कृषि क्षेत्र का जिक्र भी किया। उन्होंने इस भाषण में किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की जिससे उन्हें तत्काल फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा की ओर काम कर रही है। वहीं यूपीए सरकार पर तंज कसते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बजट में राज्य सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कृषि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए हैं। जहां उन्होंने कहा है कि मंदी और कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को यह बजट कितनी राहत दे पाएगा। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इन सभी मुद्दों पर सरकार से इस बजट का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा मायावती ने कहा है कि देश की जनता किसान लुभाने वादों से थक चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने वादों को जमीनी हकीकत में लागू करे तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संसद में आज पेश केंद्र सरकार का बजट पहले मंदी और वर्तमान में कोरोना प्रकोप से जुड़े देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने तथा यहां की अति गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की राष्ट्रीय समस्या को दूर कर पाएगा। इन्हीं आधार पर सरकार के कार्यकलापों और फिर इस बजट को भी आंका जाएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराने की स्वीकृति दे दी है। जहां अब मैट्रिक की पैटर्न पर ही कक्षा 9वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च तक चलेगी। यह परीक्षा 27 और 28 फरवरी को आयोजित नहीं होगी। प्रैक्टिकल की परीक्षा 4 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मैट्रिक में स्टूडेंट की मेगा सूची निखारने के लिए शुरू किया गया है। यह दोनों पालियों में स्टूडेंट को 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। जो देख नहीं सकते हैं दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दी जाएगी। यह मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए परीक्षा करा रहा है। बोर्ड ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में पढ़ते हैं। इनके द्वारा पहली स्तरीय परीक्षा मैट्रिक की होती है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले स्टूडेंट इस प्रकार की परीक्षा के स्वरूप से परिचित नहीं होते हैं। इसके कारण इनमें से कई विद्यार्थी सीधे मैट्रिक की परीक्षा देने के क्रम में अपनी मेगा के अनुसार उचित प्रदर्शन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दोस्तों, जदयू के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने घोषणा की है कि पार्टी दिल्ली में अपने जनाधार का विस्तार करेगा तथा दिल्ली में नगर निगम चुनाव में भी हिस्सा लेगी। यह उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाएगी और दिल्ली फतह की ओर कदम बढ़ाएगी। यह जदयू ने पिछले साल की दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी खड़े किए थे जिन्हें काफी वोट मिले थे। इससे दिल्ली के कई इलाकों में जदयू का अच्छा जनाधार तैयार हो गया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि देश में कई ऐसी पार्टियां हैं जो काम के नाम पर कुछ नहीं करती है पर प्रचार और प्रसार की बदौलत सत्ता में आ जाती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जदयू में जो काम बिहार में किया है और कोरोना काल के दौरान जो काम दिल्ली में किया है उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं था, पर हमारे कामों को लोगों के बीच प्रचारित नहीं किया गया और उसका भी श्रेय दूसरे दलों ने ले लिया। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।